दोस्तों, मैं हूं सोहेल मज़ारी। आसान बैंकिंग और कारोबार के इस उर्दू वीडियो चैनल में आपको खुश आमदीद। हमारे बैंक अकाउंट्स के सिलसिले में ये तीसरी वीडियो है। किसी भी तिजारती बैंक में रकूमात की लेन देन के मामलात को संभालने और उनके रिकॉर्ड्स बनाने की गर्ज से खोले जाने वाले अकाउंट्स के बारे में हम सभी जानते हैं। फिर आज हम बात करेंगे इन अकाउंट्स को चलाने वाले कस्टमर्स के बारे में, जिनको हम खातेदार भी कहते हैं। बैंक के कस्टमर्स कितने इकसाम के होते हैं और हर एक के लिए किस किस्म की शराइत या ज़वाबित तय होती हैं। इसके अलावा बैंक की जिम्मेदारियां और फ़राइज़ के साथ कस्टमर या खातेदार की जिम्मेदारियां, फ़राइज़ कौन कौन सी होती हैं। अकाउंट खुलवाने के फॉर्म पर दर्ज बैंक की तरफ से जारी होने वाली शराइत और उनकी नौइयत के बारे में हम पहले ही तफसीली वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके हैं। तो फिर आज हम ये देखेंगे कि इन तमाम शराइत की कबूलियत के बाद अब बैंक की कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं जो उसमें अदा करनी होती हैं। तो फिर शुरुआत करते हैं बैंक अकाउंट्स के हवाले से कस्टमर के इकसाम, उनकी पहचान और दरकार दस्तावेजात की तफसीलात से। सबसे पहले हम बात करेंगे इनफरादी या शख्सी कस्टमर या खातेदार के हवाले से। इंग्लिश में ऐसे कस्टमर्स को इंडिविजुअल्स कहा जाता है। इस दर्जे में अमूमन ऐसे लोगों को या खातेदारों को रखा जाता है जैसा कि फर्द वाहिद या अकेला शख्स, या फिर शादीशुदा औरत, पर्दा नशीन औरत, नाबालिग बच्चे, या एक से ज़्यादा अफराद के मुश्तरका खाते जो कि जॉइंट अकाउंट कहलाते हैं। शौहर और बीवी का मुश्तरका अकाउंट, सर्वाइवरशिप, या एक ऐसा अकाउंट जो कि शौहर और बीवी का मुश्तरका अकाउंट होता है जो बाद में रह जाने वाला शख्स बाआसानी चला सके। इसी तरह बाद में हम ये भी देख लेंगे कि अगर किसी अकाउंट होल्डर या खातेदार की मौत वाक़ हो जाए या खुदा न खास्ता दिमागी तौर पे कोई सोचने समझने की सलाहियत खो बैठे या फिर माले एतबार से दिवालिया हो जाए, तो ऐसे अकाउंट्स को फिर कैसे चलाया जा सकता है। अब यहाँ ऐसे तमाम इनफरादी खाते या अकाउंट्स किसी भी बैंक में खुलवाना आसान समझे जाते हैं निस्बतन के दीगर इकसाम के खातों से। यहाँ सबसे अहम चीज़ सिर्फ शनाख्त होती है या फिर अकाउंट खुलवाने का मकसद। शनाख्त का अमल अमूमन हुकूमत पाकिस्तान के एक इदारे नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जिसे हम हुर्फ आम में नादरा भी कहते हैं, उसका जारी करदा नेशनल शनाख्ती कार्ड से मुकम्मल हो जाता है। अब अगर किसी शख्स के पास उसका कारामद शनाख्ती कार्ड है तो वह बाआसानी फिर अपना अकाउंट खुलवा सकता है। बैंक अलबत्ता उसके शनाख्ती कार्ड की तस्दीक नादरा के मुहैया करदा सिस्टम से करवाता है, जिसे हम वायरसेस कहते हैं। मौजूदा ज़माने में बायोमेट्रिक तस्दीक भी अब ज़रूरी करार पाई जा चुकी है, जिसमें दरख्वास्त गुजार के उंगलियों के निशानात को उसके शनाख्ती कार्ड से मिलाया या उसकी ममासलत करवाई जाती है। अलबत्ता ऐसी ख़वातीन जो कि पर्दा इस्तेमाल करती हैं या जिन्हें हम पर्दा नशीन मस्तूरात भी कहते हैं, उनको बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त शनाख्त की गर्ज से बैंक के ऑफिसर्स के सामने कुछ देर के लिए पर्दा हटाना होगा, ताकि वह ऑफिसर उस औरत की शनाख्ती दस्तावेजात में मौजूद तस्वीर से उसकी तस्दीक कर सके। यहाँ ये बहुत ही मुनासिब बात होगी अगर ये काम बैंक की कोई खातून ऑफिसर कर ले और अलहदगी में उस पर्दा नशीन खातून की तस्दीकी अमल मुकम्मल कर ले। बहरहाल ये कोई बहुत मुश्किल काम तो है नहीं। अब अगर शनाख्ती कार्ड के इजरा के लिए उसी खातून को नादरा के दफ्तर जाना पड़ेगा तो वहाँ भी उसे फिर अपना पर्दा तो हटाना ही होगा, क्योंकि तस्वीरी अमल के लिए चेहरा तो जाहिर करना ही होता है। इसी तरह जायदाद के खरीदो फरोख्त या मुंतकिली के दौरान भी यही तस्दीकी अमल दोहराया जाता है। बल्कि अब तो बैनुल अक़वामी हवाई सफ़र, जिसमें हज और उम्रा भी शामिल हैं, बोर्डिंग के दौरान शनाख्ती तस्वीरी अमल होता है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं बैंक में नाबालिग बच्चे या तालिब इल्म का अकाउंट कैसे खोला जाता है। कानून के तहत बैंक में नाबालिग बच्चे अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकते कि जब तक वो अपनी उम्र के 18 साल को पहुंच नहीं जाते। मगर यहाँ सवाल ये है कि बच्चों को बैंक में अकाउंट खुलवाने की फिर ज़रूरत ही क्या है। जी, ज़रूरत होती है। जैसे कि बच्चा पढ़ाई में होनहार है, लायक है, समझदार है, या किसी भी और वजह से उसे कोई वजीफ़ा या स्कॉलरशिप या कोई इनामी रकम मौसूल होती है, तो वो अमूमन चेक की सूरत में होती है।
तो फिर वो उसे कैसे कैश करवा सकेगा। इसी तरह से उसके वालिदैन या सरपरस्त उसके मुस्तकबिल के हवाले से कुछ रकम उसके नाम पे महफूज करना चाहते हैं, जो कि एक ख़ास मुद्दत के बाद सिर्फ उसी के काम आ सके, तो फिर उसे बैंक के अकाउंट की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। बहुत सारी और वजूहत भी होती हैं। अब एक ऐसा शख्स जो अपनी उम्र के 18 साल से कम है, तो उसे अपने वालिद या वालदा में से किसी एक के साथ बैंक में मुश्तरका खाता खुलवाना होगा। ऐसे अकाउंट्स उस नाबालिग शख्स की जानिब से उसके वालिद या वालदा के दस्तखतों से चलाए जाएंगे। वालिद और वालदा के अदम मौजूदगी में फिर ये जिम्मेदारी उसके सरपरस्त पर आएगी। बच्चे के फॉर्म बी के साथ, या हम उसे फॉर्म बे भी कहते हैं, उसके साथ ऐसी तमाम मालूमात दरखास्त गुजार को बैंक के इल्म में लानी होंगी। सरपरस्ती में खुलने वाले अकाउंट्स में चंद एक में कुछ पेचीदगियाँ या मुश्किलात भी हो सकती है, जहाँ फिर बैंक की इंतजामिया को होशियार रहने की ज़रूरत होगी। मसलन माली हैसियत में खुशहाल एक ख़ानदान में किसी हादसे या किसी और वजह से वालिदैन की मौत हो जाती है, उनके बच्चे नाबालिग या छोटे हैं, जबकि तरका में जायदाद, रुपया, कारोबार काफ़ी ज़्यादा है। ऐसी सूरत में मुअज़्ज़ज़ सिविल अदालत इन बच्चों की तालीम और तरबियत और जायदाद की निगरानी और देखभाल के लिए एक नुमाइंदा सरपरस्त का तकर्रुर करती है, जो कि अदालत की तरफ से इन बच्चों के तमाम तर मफादात और दीगर मामलात के जिम्मेदार होते हैं, और एक मखसूस मुद्दत में अदालत में बाकायदगी से उनकी रिपोर्ट्स भी जमा करवाते रहते हैं। अदालती हुक्म पर बैंक में सरपरस्ती की मौजूदगी में इन बच्चों का फिर अकाउंट खोला जाता है, फिर उसका बाकायदा हिसाब किताब भी रखा जाता है, जिसकी एक ऑडिटर बाकायदा तस्दीक करता है। बच्चे जैसे जैसे अपनी बलूगत को पहुंचते हैं, उनकी जायदाद बैंक अकाउंट्स में मौजूद रकूमात हिस्सावार उन्हें मुंतकिल कर दी जाती है। इस तरह के मामलात को चलाने की गर्ज से सरपरस्त या निगरान को अपनी जिम्मेदारियों के एवज एक माकूल मुआवजा उसी जायदाद से वसूल करने का इख्तियार भी दिया जाता है। अब अगर उस निगरान या सरपरस्त ने गबन या चोरी की, जो कि बाद में फिर अदालत में रिपोर्ट भी हो गई, तो ऐसी सूरत में बैंक भी मुश्किल में आ सकता है। लिहाजा इस तरह के अकाउंट्स पर निगरानी बनाने की ज़रूरत होती है, और जहां कुछ खिलाफ मामूल नज़र आए, फिर उसकी बागौर पड़ताल करनी होगी। सिंगल या इनफरादी हैसियत से बैंक अकाउंट्स के खातेदार की नागहानी मौत या मुस्तकिल गुमशुदगी की सूरत में बैंक को जैसे ही बावसूख ज़राए से इत्तला मिलेगी, तो फिर उस पर लाजिम है कि इस अकाउंट को उसी वक्त फ्रीज या मुंजमद कर दे। उसके बाद खातेदार की मौजूदा रकम के हवालगी से मुतालिक फैसला फिर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने करना होगा, और जैसे ही अदालत की तरफ से मरहूम खातेदार के कानूनी वर्सा का तयन का हुक्मनामा जारी हो जाए, अकाउंट में मौजूद तमाम रकूमात उनमें तकसीम कर दी जाएंगी। अलबत्ता मरहूम का अकाउंट फिर दोबारा फाल नहीं होगा। सर्वाइवर अकाउंट यानी मियाँ बीवी का मुश्तरका खाता अलबत्ता जारी रह सकता है, और दोनों में से किसी एक की फौतगी पर बगैर अदालती कार्रवाई के दूसरा शख्स अकाउंट से रकूमात निकलवा सकता है। अलबत्ता इस पर फिर लाजिम होगा कि वो इस अकाउंट को मजीद जारी रखने के बजाय बंद करवा कर दूसरा सिंगल अकाउंट खुलवा ले, और फिर उसकी रकूमात उसमें मुंतकिल कर दे, क्योंकि वो खाता अब मुश्तरका नहीं रहा। दोस्तों, इसके बाद अगले मरहले में हम पार्टनरशिप बिजनेस अकाउंट्स के मुतालिक बात करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप फर्म से क्या मुराद है। दो या दो से ज़्यादा कारोबारी ताल्लुकात को पार्टनरशिप कहते हैं, जिसमें नफ़ा और नुकसान की तकसीम का तयन कर लिया जाता है। सादा और आसान लफ्ज़ों में इससे मुख्तसर तारीफ मुमकिन नहीं। अब अगर गौर किया जाए तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 हमें यही बताता है कि इस तरह एक फर्म में कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 पार्टनर्स या शराकतदार हो सकते हैं। कारोबार की नौइयत और तरीका, इसके अलावा शरीक कारोबार और नफ़ा नुकसान की तकसीम और दीगर मामलात को दस्तावेजी शक्ल में तहरीर करके एक मुआहदे की शक्ल दे दी जाती है, जिसे फिर हम बाद में पार्टनरशिप डीड कहते हैं। सेक्शन 58 के तहत पार्टनरशिप को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। अलबत्ता बाद में पाकिस्तान की एक मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट ने अपने एक वजाहती फैसले में पार्टनरशिप में शरीक तमाम पार्टनर्स को एसोसिएट्स ऑफ पर्सन डिक्लेयर कर दिया था, जिसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पार्टनरशिप में चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो,
वो तमाम अफराद अपने मामलात में मसावी जिम्मेदार हैं और कोई भी या किसी भी नौयत का फैसला कोई एक पार्टनर खुद से नहीं कर सकता, यहां तक कि अगर उसे दूसरे तमाम पार्टनर इस बात का इख्तियार भी दे दें जब भी। अब चूंकि पार्टनरशिप फर्म में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो होते नहीं है, लिहाजा यहाँ सालाना या शशमाही अजलास का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो फिर रेजोल्यूशन डिक्लेरेशन भी नहीं होता। तो समझ लेना चाहिए कि कंपनी बोर्ड रेजोल्यूशन की मानद पार्टनरशिप रेजोल्यूशन बनाकर अपने एक पार्टनर को अख्तियारात तक़वियत कर देने की यहाँ कोई हैसियत नहीं। जैसा कि हमारे अक्सर मुशाहिदे में आता है कि अक्सर बैंक वाले पार्टनरशिप फर्म से भी रेजोल्यूशन की मद में डिक्लेरेशन लेते हैं जिनकी कानूनी हैसियत कुछ भी नहीं। इसी तरह से सेक्शन 19 के सब सेक्शन 2B के तहत पार्टनरशिप का कोई एक या दो या कुछ पार्टनर्स मिलकर फर्म के बैंक में अकाउंट भी नहीं खुलवा सकते। तो जनाब साबित हुआ कि किसी भी बैंक में पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट खुलवाने के खातिर तमाम पार्टनर्स को मिलकर दरखास्त देनी होगी और इसका सादा सा मतलब है कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर तमाम पार्टनर्स दस्तखत करेंगे और इसी तरह से सिग्नेचर कार्ड पर भी तमाम पार्टनर्स के दस्तखत होना लाजमी है। बैंक से कर्जे या क्रेडिट की सहूलत के लिए पार्टनरशिप डीड में लिखा होना कतई जरूरी नहीं, क्योंकि इस तरह के मामलात में फिर तमाम पार्टनर से मिलकर दरखास्त देनी होती है और हर तरह के बैंक कर्जे या उस तरह के मामलात, मुआहदों और दस्तावेजात पर भी तमाम पार्टनर से दस्तखत करने होते हैं। तो तमाम पार्टनर ऐसे तमाम मामलात में अपना शराकत दारी के हिसाब से मसावी जिम्मेदार होते हैं। अब रहा सवाल रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड फर्म में फिर क्या फ़र्क है। तो दोस्तों सिर्फ एक फ़र्क रह जाता है कि अगर कभी किसी फर्म के पार्टनर्स में इख्तलाफात पैदा हो गए और नौयत शदीद हो गई तो फिर गैर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप के पार्टनर्स अदालत में आपस में एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकते, लिहाजा उन्हें अदालत के बाहर ही किसी और तरीके से अपने मामला तय करने होंगे। अलबत्ता रजिस्टर्ड फर्म की सूरत में अदालत उनके मुकदमे को सुनेगी भी और फैसले भी करेगी। अब यहाँ एक बात याद रखने की है कि पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 31 के मुताबिक अगर कोई नया पार्टनर किसी फर्म में दाखिल होता है तो वो पहले से तयशुदा मुआहदे और मामलात का हिस्सेदार नहीं होगा, जिम्मेदार नहीं होगा, जैसा कि बैंक से कर्जे वगैरह। सेक्शन 32 बैंक वालों के लिए एक परेशानी वाला मामला है कि अगर कभी किसी पार्टनरशिप में किसी एक पार्टनर्स की मौत हो गई तो फिर जैसी उसकी खबर बैंक को मौसूल होगी वो अकाउंट फौरी तौर पर मुंजमद तस्वुर होगा। इस तरह से उस फर्म के तमाम कारोबारी मामलात रोक दिए जाएंगे और पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी और फिर फर्म्स के असासे तमाम शराकादारों में तकसीम हो जाएंगे। अब इस मरहले पर मरहूम पार्टनर्स के अलावा दीगर पार्टनर्स चाहें तो भी वो पहले वाली फर्म को कारोबारी मकसद के लिए नहीं चला सकते। अलबत्ता एक नई फर्म बनाकर और पुरानी फर्म के असासे और जिम्मेदारियां मुंतकिल कर सकते हैं और एक नई डीड के साथ। लिहाजा बैंक वालों को पार्टनरशिप फर्म को कर्जे या क्रेडिट फैसिलिटीज देते वक्त याद रखना होगा कि यहाँ खतरात मौजूद हैं और एक खास हद से ज्यादा कर्जे जारी नहीं करने जो कि बाद में फिर परेशानी का बायस बन जाए। पार्टनरशिप फर्म में नाबालिग अफराद या बच्चे शरीक नहीं हो सकते, अलबत्ता खवातीन शरीक हो सकती हैं। अगले मरहले में हम बात करते हैं रजिस्टर्ड कंपनी की। पार्टनरशिप फर्म की नौयत की एक ऐसी कंपनी जो कि कंपनी एक्ट 1984 के सेक्शन 2 के तहत कंपनी के जुमरे में आती है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास बतौर महदूद शराकत दारी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लिमिटेड शेयर होल्डिंग, कंपनी रजिस्टर्ड होती है। अब ये कैसे काम करती है और बैंकों में अकाउंट और दीगर मामलात कैसे चलाए जाते हैं, अब अगर इस सारे मामलात को तफसील से देखना हो तो फिर ये कई घंटों का काम है और इसके लिए हमें फिर कंपनीज एक्ट 1913 और कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 और इसके बाद SECP ऑर्डिनेंस 2001 इनका बागौर जायजा लेना होगा। मगर दोस्तों हमारा मकसद प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने का तरीका समझाना नहीं है, बल्कि हमने तो सिर्फ ये देखना है कि बैंक का अकाउंट खुलवाने, उसे चलाने और कर्जों जैसे दीगर मामलात में कैसे तय किए जाते हैं।
पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स की तरह का किरदार इस कंपनी में डायरेक्टर का होता है और इस डायरेक्टर की तैनाती की आखिरी मंजूरी एससीसीपी देती है। जो कि ये सिर्फ वाजबी सी या ज़ाब्ते की कार्रवाई होती है, मगर होती तो है। एससीसीपी से मुराद है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पहले ये कॉरपोरेट लॉ अथॉरिटी के नाम से एक वफाकी हुकूमती अदारा था जो कि वजारत तिजारत के मातहत था, मगर 2001 में एससीसीपी ऑर्डिनेंस के बाद यह इदारा अपने मामलात में खुद मुख्तार हो गया और इस इदारे का बुनियादी मकसद वतन अजीज़ में कारोबार या बिजनेस को बाकायदा बनाना, कावानीन तश्कील देना और उन पर निगरानी कायम करना है। इस इदारे के सरबराह को चेयरमैन कहा जाता है और इसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है। पाकिस्तान में तीनों स्टॉक एक्सचेंज इसी इदारे के मातहत काम करती हैं। अगर किसी कंपनी को यह इदारा ब्लैक लिस्ट कर दे तो फिर वो कम से कम पाकिस्तान के हदूद में कारोबार या बिजनेस नहीं कर सकते। कराची में जॉइंट रजिस्ट्रार की सरबराही में एक ऑफिस आई चुंदरी के रोड पे हबीब बैंक प्लाजा के करीब वाक़ है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से मुराद एक ऐसा कारोबारी इदारा जिसको चलाने वाले तमाम डायरेक्टर्स इस कंपनी के शेयर्स के मालिक हैं। अगर कंपनी के शेयर्स या हैसेस की कुछ मिकदार या तादाद आम आवाम को मुंतकिल कर दिए जाएं, यानी बेच दिए जाएं, तो फिर आवाम की तरफ से इलेक्शन में कामयाब होकर जो लोग डायरेक्टर्स बनते हैं वो इलेक्टेड डायरेक्टर्स कहलाते हैं। अब यहाँ बुनियादी तौर पे ज्यादा शेयर्स के मालिक कंपनी के स्पॉन्सर डायरेक्टर्स होते हैं, जबकि दीगर कंपनियों से आने वाले नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स। हर तरह के डायरेक्टर्स की तैनाती की मुद्दत 3 साल की होती है। अब अगर किसी वजह से कोई डायरेक्टर मुस्ताफ़ी हो जाए या फौत हो जाए तो उसकी बाकी मानदा मुद्दत के लिए किसी दूसरे शख्स को फिर डायरेक्टर बना दिया जाता है, मगर उसकी मुद्दत 3 साल के बजाय सिर्फ रह जाने वाली बाकी मुद्दत ही होती है। डायरेक्टर्स की तैनाती या तब्दीली के अलावा कंपनी सेक्रेटरी और ऑडिटर की तैनाती भी उसी तरीके से होती है और फिर बाद में उसे एससीसीपी में मंजूरी के लिए मतलूबा तफसीलात के साथ फॉर्म 29 पर जमा करवा दिया जाता है। अगर इस पर कोई एतराज़ मौसूल ना हो तो फिर यह समझ लिया जाता है कि एससीसीपी की तरफ से मंजूरी मिल गई। एक सादा दरखास्त पर जमा शुदा फॉर्म 29 की तस्दीकी कॉपी एससीसीपी की दफ्तर से हासिल की जा सकती है, जो कि फिर इस बात का सबूत होता है कंपनी की तश्कील के वक्त उसके कारोबारी अगराज व मकासद, मालिकान या शेयर होल्डर्स, कारोबारी जगह और इस जैसी दीगर मालूमात पर मबनी एक दस्तावेज तैयार की जाती है जिसकी एससीसीपी मंजूरी देती है और उसे कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स एंड एसोसिएशन। वक्तन फवक्तन इसमें रद्दोबदल होता रहता है, जैसे कि फर्ज कर लें पहले एक कंपनी सिर्फ कॉस्मेटिक्स इंपोर्ट करती थी और मकामी मार्केट में फरोख्त करती थी, मगर बाद में उसने ये काम बंद कर दिया और उसकी जगह फिर चीनी या शक्कर की तिजारत शुरू कर दी। हर कंपनी के लिए लाजिम है कि वो हर साल अपने कारोबारी मामलात और माली लेन देन का बैरूनी ऑडिटर से पड़ताल करवाए और अपनी आमदनी और अखराजात की तफसीलात की तस्दीक करवाए। इस गर्ज से हर कंपनी साल में एक दफ़ा सालाना खास इजलास मुनाकिद करती है, जिसे हम इंग्लिश में एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं। डायरेक्टर्स के इजलास में कंपनी के पूरे साल के गोशवारे तस्दीक करके मंजूरी के लिए बैरूनी ऑडिटर्स पेश करते हैं। जब डायरेक्टर्स की मंजूरी मिल जाती है तो फिर उसे एससीसीपी में मंजूरी के लिए फॉर्म ए पर भेज दिया जाता है। याद रखने की बात है दोस्तों कि अगर कोई कंपनी 3 साल तक अपने गोशवारे कानून के मुताबिक एससीसीपी को नहीं जमा करवाते तो इस कंपनी की सरगर्मियों को मुअत्तल किया जा सकता है और अगर ज़्यादा अरसा बीत जाए तो फिर वो कंपनी ब्लैक लिस्ट भी हो सकती है। अब किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाने से लेकर कर्जे या क्रेडिट की सहूलत लेने के लिए या अपने असासे बैंक में रहन या गिरवी करवाने की अलगर्ज किसी भी मकसद और इरादे के लिए कंपनी को अपने बोर्ड का इजलास बुलाना होगा और उसके एजेंडे में ये बात रखनी होगी। जब तमाम डायरेक्टर इसकी मंजूरी देंगे तो फिर कंपनी का सेक्रेटरी या मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी के लेटर हेड पर मुनक्कद बोर्ड के इजलास की कार्रवाई से बैंक को मुत्तला करेगा और जब भी बोर्ड के इजलास से मुतालिक किसी भी किस्म की कार्रवाई जब कहीं भी इतला देने की गर्ज से भेजी जाएगी तो इस पर कंपनी की सील होना जरूरी होगी। इस दस्तावेज को कहा जाता है इंटीमेशन ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन या खाली बोर्ड रेजोल्यूशन से भी काम चलाया जा सकता है। यहाँ ख्याल रखने वाली बात है कि हमेशा बोर्ड रेजोल्यूशन पर दर्ज तारीख
इजलास की तारीख के बाद कोई भी काम वाला दिन होना चाहिए। उसके हमरा बैंक का अकाउंट खुलवाने का फॉर्म, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स एंड एसोसिएशन की तस्दीक शुदा कॉपी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, फॉर्म 29 और आखिरी साल की बैलेंस शीट और फॉर्म ए की तस्दीक शुदा कापियां भी मुंसलिक करनी होगी। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की फहरिस्त और उनके दस्तखतों के नमूने जो कि कंपनी सेक्रेटरी तस्दीक करेगा, लेटर हेड पर बैंक को जमा कराने होंगे। जब ये तमाम दस्तावेजात बैंक में जमा हो जाएंगी तो फिर अकाउंट खुल जाएगा। कर्जे या क्रेडिट की सहूलत की गर्ज से हम फिर बाद में एक अलग से वीडियो बनाएंगे और इंशाल्लाह उस पर हमारा काम चल ही रहा है। इसके बाद अगले मरहले पे हम बात करते हैं उन अदारों की जो कि नॉन ट्रेडिंग या गैर कारोबारी होते हैं, मसलन क्लब, सोसाइटीज या एसोसिएशन वगैरह। इनको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि कराची जेम खाना क्लब, काठियावाड़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, पाकिस्तान रेलवे हाउसिंग सोसाइटी, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन वगैरह, जो कि ऐसे तमाम इदारे बाहमी राब्ते और ताउन से एक दूसरे की मदद की गर्ज से बनाए जाते हैं, लिहाजा ये कारोबारी नहीं होते। तमाम हाउसिंग अथॉरिटीज के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1866 के तहत रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ऐसे इदारे अपने अगराज व मकासद को तय करके खुद से अपनी इंतजामिया और उसका किरदार का तयन करते हैं और फिर उन्हें कहा जाता है बोर्ड ऑफ गवर्निंग बॉडी। उनका एक दूसरा नाम भी होता है और उसे हम कहते हैं मैनेजिंग या एग्जीक्यूटिव कमेटी। यह कमेटी या बोर्ड सबसे पहले अपने इदारे के ज़ाब्ते बनाते हैं, जिन्हें बाई लॉज या रेगुलेशन कहा जाता है। इन इदारों में बिल्कुल उसी तरह से इजलास होता है जैसे कि कंपनियों का होता है, बस फर्क ये होता है कि इनका इंदराज या इनकी मंजूरी SECP में नहीं होती। मैनेजिंग बोर्ड या एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के हवाले से रेजोल्यूशन तैयार करके बैंक में जमा करवा दिया जाता है। इसके साथ कमेटी या बोर्ड के मेंबर्स की फहरिस्त और दस्तखतों के नमूने, बाई लॉज और रेगुलेशन की तस्दीक शुदा कॉपी बैंक के अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ जमा करवा दी जाती है और फिर उसके बाद अकाउंट खुल जाता है। इसी से मिलता जुलता एक और नाम भी है और उसे कहते हैं ट्रस्ट का अकाउंट, जैसे कि ईदी वेलफेयर ट्रस्ट, अंसार बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट। दोस्तों याद रखने की बात है कि पूरे पाकिस्तान में तमाम हॉस्पिटल्स कमर्शियल या कारोबारी दर्जे के नहीं होते, बल्कि वो सब एक ट्रस्ट के तहत काम करते हैं और ऐसे तमाम ट्रस्टी अदारों के लिए मुनाफा कमाने की कतई इजाज़त नहीं होती, बल्कि ये गैर कानूनी होता है। अलबत्ता उन्हें अपने खर्चात को पूरा करने की खातिर चार्जेस या फीस वसूल करने की इजाज़त होती है ताकि वो अपने रोज़मर्रा के अमूर अंजाम दे सकें। अब इनका महंगा होना या सस्ता होना एक अलग बात है। उसकी मिसाल हम कराची में लियाकत नेशनल हॉस्पिटल्स, आगा खान हॉस्पिटल्स और इसी तरीके से शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल की दे सकते हैं। एसोसिएशन या सोसाइटीज़ की तरह इनका भी अपना एक बोर्ड या गवर्निंग बॉडीज या मैनेजिंग कमेटी होती है जो कि ट्रस्ट के तमाम अमूर को चलाती है और फिर उन पर निगरानी भी कायम करती है। अलबत्ता ऐसे तमाम इदारों पर लाजिम होता है कि ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं। बगैर रजिस्ट्रेशन काम करने वाले ये ट्रस्ट ना सिर्फ गैर कानूनी शुमार होते हैं, बल्कि किसी भी बैंक में उनका अकाउंट भी नहीं खुल सकता। यहाँ पर बाई लॉज को ट्रस्ट डीड का नाम दिया जाता है। बाकी के तमाम अवामिल वैसे ही होते हैं जैसे कि हम सोसाइटी में बता चुके हैं। अब हम मुख्तसरन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट की भी बात कर लेते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होते क्या हैं? अभी कुछ देर पहले ही हमने जिक्र किया था कि अदालत की तरफ से सरपरस्त की तैनाती का मामला, ये कुछ और मामला में भी हो सकते हैं, जैसा कि किसी केस में या किसी मामले में जायदाद की नीलामे आम के जरिए फरोख्त का मामला। तो फिर ऐसे तमाम अवामिल जो कि अदालती कार्रवाई के ज़ुमरे में आते हैं और अदालत की तरफ से किसी को मुंतजिम या एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती करनी होती। इस मकसद के लिए अदालत लॉ ऑफ विल्स के सेक्शन 74, 220 और 281 के तहत लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर पास करती है और वो शख्स अपनी सहूलत की खातिर बैंक में अकाउंट खुलवाता है और ऐसे तमाम अकाउंट्स फिर बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स कहलाते हैं, जो कि नोयत के एतबार से इन अकाउंट्स को फिर काफ़ी आगे इकसाम भी होती हैं। अब इसके बाद आखिरी मरहले में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं लोकल बॉडीज़ के बैंक अकाउंट्स पर। ऐसे इदारे
जो कि लोकल बॉडीज़ एक्ट के तहत आते हैं, उन्हें खुद मुख्तार इदारे या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स भी कहा जाता है। वैसे तो ये सिलसिला 1900 में लैंड अलायंस एक्ट के आने से शुरू होता है और चलते चलाता आखिरी लोकल बॉडीज़ एक्ट 2001 में लागू होता है, और जिसमें भी बाद में काफ़ी मरतबा तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। इस कानून के तहत मकामी सतह के वो इदारे जो अवामी मसाइल और शहरी तरक्याती प्रोग्राम के निगरान होते हैं, जैसा कि बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और छोटे शहरों में म्यूनिसिपैलिटी कमेटी और टाउन कमेटीज़ वगैरह, और इन्हीं से मुंसलिक बड़े शहरों में दीगर इदारे जैसे कि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वगैरह। ये इदारे अपने आप में खुद मुख्तार होते हैं और तयशुदा ज़ाब्ते के तहत अपने बाई लॉज या रेगुलेशंस बनाते हैं और अपने अखराजात को पूरा करने के लिए मकामी सतह पर टैक्स का नफाज करते हैं, जैसे कि चुंगी टैक्स या पानी का टैक्स या सफाई सुथराई और दीगर अवामिल के लिए टैक्स वगैरह। बड़े शहरों में इस इदारे के सरबराह को मेयर कहा जाता है, जबकि छोटे शहरों में ये ओहदा चेयरमैन कहलाता है। इनके अपने दफातर और मुलाजमीन होते हैं जो शहरी सहूलतों की दस्तयाबी को यकीनी बनाने पर तैनात होते हैं। चेयरमैन या मेयर की सरबराही में इजलास मुनाकिद होते हैं और फैसले किए जाते हैं, और जिनमें बैंकों में अकाउंट्स से मुतालिक भी अवामिल शामिल होते हैं। दरख्वास्त फॉर्म के साथ मुनक्कदा इजलास की कार्रवाई का हाल एक रेजोल्यूशन की सूरत में मुंतकिल किया जाता है, और बाकी की तमाम दस्तावेजात फिर वैसी होती हैं जैसे कि सोसाइटीज़ या एसोसिएशंस के अकाउंट में हम देख चुके हैं। अलबत्ता यहाँ कुछ हदूद का तयन कर दिया जाता है, जैसे कि बाई लॉज में बताया गया होता है। इसके अलावा चंद दीगर इकसाम के भी अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि हमारी मुसल्लह अफवाज के मिलिट्री अकाउंट्स, रेंजर्स के अकाउंट्स, सूबाई महकमों के बैंक अकाउंट्स जैसा कि पुलिस या ख़जाना वगैरह, और उमूमन ऐसे अकाउंट्स पाकिस्तान में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बैंक ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ खैबर, सिंध बैंक और फिर अस्करी बैंक में खोले जाते हैं। इन अकाउंट्स को खुलवाने और चलाने के मामलात और फैसले सूबाई या वफाकी वजारत फाइनेंस करती है। वजारत फाइनेंस के सेक्रेटरी के हुक्म और दस्तखतों से फिर ऐसे अकाउंट खुलवाए जाते हैं। एनजीओज के बैंक अकाउंट्स बिल्कुल वैसे ही खुलते हैं जैसे कि ट्रस्ट के अकाउंट, क्योंकि बुनियादी तौर पर ऐसे तमाम इदारे गैर कारोबारी, गैर मुनाफाबख्श सरगर्मियों में मशगूल होते हैं। तो फिर दोस्तों, हमारी अगली आने वाली वीडियो में हम एक दिलचस्प मौजू लेकर आएंगे कि दरामदात के सिलसिले में ऐसे तमाम आइटम या सामान जो कि कानूनन मंगवाना मना है और जुर्म के ज़ुमरे में आता है, तो फिर हुकूमती ज़रूरियात के तहत उन्हें किस तरह निजी इदारों के तहत मंगवाया जाता है। मसलन पंजाब पुलिस के लिए जर्मनी या स्पेन से हथियार, गन्स और बारूदी एमुनेशन वगैरह, इसी तरह से फौजी मकासद का साजो सामान, नशा आवर अशिया, ड्रग्स, नार्कोटिक्स जो कि तिब में या मेडिकल में या अद्वियात साजी में इस्तेमाल होती हैं, इन सबको कैसे और किस तरह से कानूनी तरीके से मंगवाया जाता है, और फिर किस किस्म के दस्तावेजात, इजाज़तनामे, लाइसेंस दरकार होते हैं। इस सब के अलावा और बहुत कुछ। तो फिर अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो हल्का सा लाइक कर दें, हमारे साथ रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द बैंक अकाउंट के सिलसिले में एक आखिरी वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। जब तक के लिए फिर इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।